जय हिंद गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है एसएलवी बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज हमारे सामने संजय सिन्हा जी अवेलेबल हैं। एक एज अ बैंकर के तौर पे इनका सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो आज अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। मैंने आज इस चीज को इनिशिएट इसलिए किया है क्योंकि कई बार हम लोग जब तैयारी करते हैं, बैंक के प्रिपरेशंस करते हैं, तो बैंक के प्रिपरेशंस के दौरान बहुत सारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं कि यार बैंक में जाने वाले हैं तो बैंक में कैसा माहौल होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज है। उससे भी बड़ी बात, जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि संजय सिन्हा जी असम से हैं और ये पंजाब नेशनल बैंक में क्लरिकल ग्रेड पर ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये चूंकि हमारे ही प्लेटफॉर्म से तैयारी करके इनका सिलेक्शन हुआ। तो वेलकम टू संजय सर, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सर, बस बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप थोड़ा सा बच्चों को, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको अपने बारे में बताएं कि क्या कैसे है, आपने जो जर्नी अटेंड की थी वो जर्नी कैसी थी? सही सर। और सर एक्चुअली जर्नी का तो खैर आपको पता ही है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी सर आपके साथ और आपके गाइडेंस में सर जर्नी स्टार्ट करी थी। तो काफ़ी चीज़ें तो आपको पता है, बट वही चीज़ें सर हम यहाँ पे शेयर करेंगे वैसे। और मैं यहाँ सर दो चीज़ों में जो है दो सेक्टर्स में बांटूंगा इसको। एक तो जर्नलिस्ट जो अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और एक सर्विसमैन है सर। दोनों के लिए हम जो है बात करेंगे सर। सबसे पहले तो जब हम फ्रेशर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चे नए आते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है कि हाँ ठीक है, अभी पहली बात तो ये है कि वो नए पढ़ के आते हैं या तो फिर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन करके फिर तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनकी जो तैयारी है उसका अलग रहता है और जो एक्स सर्विसमैन आते हैं सर उनका अलग रहता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन काफ़ी टाइम से जो है वो अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के रखते हैं या तो फिर बाद में आकर के अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो दोनों का जो सर प्रिपरेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है और दोनों के लिए अलग अलग जो है परिस्थितियाँ होती है सर। तो मैं ये कहता हूँ सर कि जैसे फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं सर, उनके लिए क्या रहता है कि क्योंकि वो फ्रेशर है, विशेषकर आज के डेट में सर बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज्यादातर ही आ रहे हैं हमारे पास। तो काफी चीजें उनको वैसे ही जैसे मैथ्स वगैरह होता है, तो ये काफी चीजें उनके जो है एक उनके लिए बहुत अच्छी बेनिफिट देती है कि हाँ ठीक है, लगभग एक उनका जो है सेक्टर ठीक है। बट सर उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि जैसे इंग्लिश होता है सर, उसके बाद रीजनिंग होता है सर, उसके बाद में जैसे आप जनरल नॉलेज हो गया, ये सारी चीजें सर देखा जाए तो एक सर्विसमैन और जो है अपने जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है दोनों के लिए लगभग बराबर रहता है सर, क्योंकि ये दोनों ही चीजें नहीं आ जाती है दोनों के लिए। देखा जाए कि फ्रेशर्स और जो एक्स सर्विसमैन है दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं सर। बट क्या होता है कि अगर किसी एक्स सर्विसमैन ने भी थोड़ी बहुत पहले से अगर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी हो तो मैं नहीं समझता, क्योंकि उसको भी बहुत टाइम लगता है। क्यों? उसके बहुत सारे रीजन है, उसके फैक्टर्स है सर, बहुत सारे। क्या फैक्टर्स है कि एक्स सर्विसमैन में पहली बात तो ये होता है कि एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी रहता है। बट रिलैक्सेशन अगर हम रेशो वाइज जाए तो सर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये हो जाता है कि इतने सालों से हम पढ़े नहीं होते, तो इतने सालों के बाद जब अचानक से हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जाकर के हमारा क्या होता है कि ज्यादा एफर्ट हमें भी लगाना होता है। तो ये एक चीजें रहेगी। तो रेशनली हम देखें तो सर दोनों ही चीजें दोनों के लिए सही है, लेकिन एक किसी को भी सर अगर कुछ करना है तो सबसे पहले माइंडसेट तो बनाना रहेगा। और मैंने एक चीज देखी है सर, इवन मेरे जो प्रिपरेशन के दौरान भी, कि अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो सर आप धीरे 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 करते रहेंगे, आपका काम जरूर होगा, आप कहीं नहीं रुकेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत फर्स्ट में दिक्कत आएगी, हमारे साथ भी हुआ सर, बट हम भी लगे रहे तो लास्ट में सर सिलेक्शन हो गया। तो दोनों के लिए ही बराबर है सर। आप थोड़ा सा आपको जो है संयम तो बरतनी पड़ेगी आपको, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ साथ काम करते रहना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइए कि जैसे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो ज्यादातर उनके अंदर एक कहते हैं मिथ्स जो होते हैं, मिथ्या जिसको कहते हैं, वो मिथ्या जाती है कि एक्स सर्विसमैन वालों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वो हमारी जॉब छीन रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, इस बारे में हम एक बात ये कहेंगे, एक सर्विसमैन कहीं किसी का नहीं छीन रहे सर।
और अगर हम देखें सर तो इवन इस बार भी एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया सर उसमें जो है बैकलॉग्स बहुत सारे थे। अगर कोई किसी का छीन रहा है तो बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए थे सर। तो बैकलॉग्स अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जिसका भी जो भी कोटा है सर वो हमारा पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सर हमारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से वो एक तरह से कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाएगा, राइट? हाँ, तो फिर हम उस पे नहीं जाएंगे सर। दूसरी बात यह है सर कि एक दूसरा चांस दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को, क्यों? उसके कारण है सर बहुत सारे, वो तो हम बात करने जाएंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। बट ये होता है कि हम भी जो है कम उम्र में ही सर रिटायर होके आते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो गवर्नमेंट हमें वो सुविधाएं देती है, तो उस पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मतलब हमें करने की जरूरत नहीं है। जो है सबसे बड़ी बात ये होती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक्स सर्विसमैन सबसे पहले तो वो पढ़ाई से दूर होते हैं, इतने साल फील्ड में होते हैं, इतने साल बॉर्डर पर होते हैं, इतने साल अपने देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद जब वो कॉपी किताब उठाने की कोशिश करते हैं तो वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मोटिवेशन होता होगा कि वो कहीं ना कहीं छूट जाता है सारी चीजें। और अगर वो दोबारा पढ़ाई से रिलेटेड आते हैं और वो तैयारी कर सिलेक्शन लेते हैं, तो वो हमको लगता है कि एज अ स्टूडेंट के कंपैरिजन में सबसे बड़ा टास्क होता होगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहली बात जैसे आपने कहा सर कि इतने सालों के बाद जब हम दोबारा किताबें उठाते हैं सर तो हमारे लिए वो काफी बड़ी एक चीज होती है सर। और हम जब देखते हैं सर, ऐसा ये भी है कि विशेषकर जितने भी लोग दोबारा जो है सिलेक्शन लेते हैं सर, उनका कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड होता है सर वो यूं है कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल बिना पढ़े जब कोई आता है सर, उसके लिए पहली बात तो ये हिम्मत करना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है सर। तो थ्रू आउट द इयर्स जो है मेरे ख्याल से सर 17 ईयर्स 15 ईयर्स जो भी सर अपने डिफेंस में नौकरी करता है सर, वो इतने सालों से थोड़ा थोड़ा तो पढ़ता रहता है सर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देता है। अगर जो छोड़ा हुआ सर लास्ट में आकर के जब 2-3 साल पहले हम तैयारी शुरू करते हैं सर, काफी दिक्कतें हमारे को आती है। तो मैं ये कहता हूँ सर, इन कंपेरिजन विद दी फ्रेशर स्टूडेंट सर, एक सर्विस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और हमारे लिए तो सर ऐसा होता है कि हम जो प्रीलिम्स भी निकाल लेते हैं ना सर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि यार हमने प्रीलिम्स तो निकाल लिया कम से कम। तो और वे एक उम्र भी होता है सर, तो उस उम्र में ये सब करना भी काफी थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है सर। जी जी जी, सही बात है। मतलब एक एज के आने के बाद आप प्रिपरेशंस में लग गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता होगा आप लोगों के लिए कि भाई हमको फिर से, मतलब ये एक तरह से जज्बाई कह सकते हैं सर। कि हम लोग जो है एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को, मतलब जो एज अ एक्स सर्विसमैन और एज अ जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं। एक एक्स सर्विसमैन जो कि ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं और उनकी बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से अप्रोच मिलता है, तो सबसे पहले एक एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स क्या क्या है, वो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। जी सर, अगर हम एक सर्विसमैन की बात करें तो सर जैसे हम भी नए नए जब आए थे सर, तैयारी कर रहे थे, तो हमने भी काफी पूछताछ करी कि कैसे मिलेगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो मीट है सर काफी चीजें, और बहुत सारी चीजें सर कंसेप्चुअल क्लियरेंस नहीं है एक्चुअली। कुछ लोग कहते हैं कि यार आफ्टर 3 इयर्स, जैसे हम रिटायर होके आते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स आप जो है कहीं भी क्या नहीं कर सकते कि कोटा नहीं ले सकते, बट ऐसा नहीं है। जब हम गवर्नमेंट के रूल्स पढ़ेंगे सर तो उसमें यह लिखा रहता है कि या तो आपकी 50 इयर्स की उम्र में अगर आप रिटायर होके आ रहे हैं तो आपके 53 इयर्स तक जो है आप एक सर्विसमैन के कोटा को अवेल कर सकते हैं। दैट इज 3 इयर्स आपको एक एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि मतलब हमारा रिलैक्सेशन है सर, एज रिलैक्सेशन में। लेकिन अगर आप 50 इयर्स से पहले आ गए हैं सर, तो जैसे मैं 34 इयर्स में सर मैंने रिटायरमेंट ली थी सर, तो 34 इयर्स से लेकर के 50 इयर्स तक, सॉरी इवन 53 इयर्स तक, ये जितने साल है सर, इस साल के बीच में सर मैं कभी भी जो है क्रैक कर सकता हूँ। एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया सर वो एक्चुअली ये है, तो हमारे पास काफी टाइम है। मैं इवन ये कहता हूँ कि अगर कोई 50 इयर्स में भी अगर रिटायर होके आ रहा है तो उसको भी जो है ये जो सुविधा है सर ये प्राप्त हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो सर एज रिलैक्सेशन की बात होगी। दूसरा जैसे सर कि अगर मान के चले कोई एक्स सर्विसमैन 35 इयर्स में अपनी वीआरएस ले लेता है या फिर जॉब वहां पे ड्रॉप करता है और उसके बाद से बैंक में तैयारी करता है, तो 15 इयर्स कैलकुलेट करेंगे प्लस 3 साल वो रिलैक्सेशन, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब हमारे पास एक तरह से उनको 18 साल
ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है सर कि जितने साल जो है हम विशेषकर जितने साल सर हम डिफेंस में नौकरी कर रहे होते हैं, उस टाइम को पूरा का पूरा सर माइनस करना रहता है। ओके, उस टाइम को पूरे के पूरे को माइनस करना रहता है सर हमारे को। उसके बाद जाकर के इसका एक कैलकुलेशन है सर लंबा चौड़ा, लेकिन कैलकुलेशन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम मोटा मोटा ये कहेंगे कि अगर कोई 50 इयर्स में भी अगर आता है इवन रिटायर होकर सर, तो वो भी 53 इयर्स उम्र तक जो है अपनी तैयारी कर सकता है। उससे पहले कभी भी आए कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने भी साल में वो दोबारा लग सकता है सर। ओके, जैसे कि अभी वर्तमान में एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, एज रिलैक्सेशन हो गया। बेनिफिट्स एज अ फ्रेशर्स स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो सेलेक्ट होकर बैंक में जाते हैं और एक्स सर्विसमैन जो सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो उनको तो सेम सेम सारी चीजें मिलती होंगी, सैलरीज, बेनिफिट्स, पर्क्स, या डिफरेंट होते हैं? डिफरेंट होते हैं सर, डिफरेंट होते हैं। जो एक्स सर्विसमैन आते हैं सर, इनका बहुत अच्छा एक पैकेज बनता है सर बैंकों के अंदर विशेषकर। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनमें सर काफी हमारे को फायदा होता है। अदर देन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर, बाकियों में हमारे को एक पे फिक्सेशन या तो फिर जिस तरह से हमारा पे प्रोटेक्शन होता है वो होता नहीं है, बट बैंक्स में होते हैं सर। तो इस वजह से हमारे को एक मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा होता है। और मैं जहां तक समझता हूँ सर कि किसी को अगर जो है थोड़े बहुत क्या है सर कि जो बैंकिंग जॉब है सर, देखा जाए तो अगर हमारे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी अगर फुलफिल करना है हमें थोड़ा ठीक ठाक, तो सर हमें बैंकिंग जॉब ही ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है बट पे फिक्सेशन नहीं मिलता सर। तो उससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है देखा जाए तो। बट अगर हम बैंकिंग जॉब को वो करते हैं अपने ज्वाइन, तो सर काफी मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। उससे क्या हो जाता है सर कि जो फ्रेशर अपना यहाँ पर ज्वाइन करता है और जो एक्स सर्विसमैन ज्वाइन करता है सर, इनका जो पे फिक्सेशन है और जो इनका सैलरी पैकेज है सर, वो काफी अंतर रखता है उसमें सर। तो इसका देखा जाए तो मोटा मोटी अगर मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल का टॉप रैंकर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या तो फिर कुछ भी, मतलब इस तरह के जो लोग हैं जैसे इवन, उनके पैकेज से भी काफी ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। तो इस पे अगर कभी जरूरत पड़ी तो सर हम इस पे बात कर लेंगे, बट उससे ज्यादा होता है लगभग। वर्तमान में अभी हम लोग बैंक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये उपज रहा था कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बैंक की प्रिपरेशंस करते हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे वो एस्पिरेंट्स हो, उनके रिगार्डिंग आप जैसे कि देखा जाता है कि बैंकिंग एस्पिरेंट्स वाले क्या बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने सर क्वेश्चन करी है सर। ये जो है मैं ये कहना चाहूंगा सर, वैसे मैं अपनी भी एग्जांपल ले लूं सर, आपको तो पता ही है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सर जब मैंने बैंकिंग की तैयारी करी थी सर, उसके साइमल्टेनियसली सर मैंने काफी सारे एग्जाम्स भी दिए थे। तो भगवान की दया से लगभग सभी एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए थे। बट जैसे मैंने कहा सर कि मॉनेटरी बेनिफिट्स मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया सर। तो उस पर सर हम बिल्कुल पर्टिकुलरली कुछ एक चीजें बात करेंगे। जैसे सर एसएससी के भी मैंने एग्जाम्स दिए थे, वो भी क्लियर हुए थे मेरे। उसके बाद ईएसआईसी का भी सर मैंने किया था, वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद नवोदय का जो है एनवीएस का सर, उसका भी मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद एसएससी एमटीएस वगैरह ये तो है ही सर। आरबीआई का भी सर जो अटेंडेंट का मैंने किया हुआ था, तो एग्जाम्स वगैरह हो गए थे। बट मेरा सर इसमें अपने मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, जिस वजह से नहीं हो पाया। तो इस तरह से सर काफी और भी थे वैसे छोटे मोटे, तो जो है वो तो सर आराम से निकल जाते हैं कोई, तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट्स, क्योंकि एस्पिरेंट्स ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन से ये निकल कर आ रहा है कि सर जैसे कि हम लोग जब पढ़ाते हैं करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, बच्चों की एक मानसिकता ये होती है कि पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगर प्रीलिम्स हो जाता है फिर देन आफ्टर हम मेंस की तैयारी करते हैं। क्या ये अप्रोच एस्पिरेंट्स की सही होती है? क्योंकि आप सेलेक्टेड है, क्योंकि हम लोग तो बोल बोल कर थक जाते हैं, बाकी आप सेलेक्टेड हैं, आपके अप्रोच सुनेंगे शायद बच्चों के जो दिमाग में है या जो मिथ है या जो मिथ्या है वो क्लियर हो जाएंगे। सर मैं जहां तक समझता हूं कि वैसे देखा जाए तो सर अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो विशेष कोई सर उसमें अलग से हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि विशेषकर जब हम प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं सर, तो क्या होता है कि सारी चीजें लगभग धीरे धीरे हमारे को पढ़ना होता है।
कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरेंस है वो बिल्ड करना पड़ता है सर। काफी चीजें धीरे धीरे होते बाद में जाकर के एक्सटेंडेड वर्जन ही होता है सर। देखा जाए तो प्रीलिम्स से मेंस जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन है ओनली, बट उसमें हमारे को जो ऐड करना होता है सर वो जीके सीए समथिंग है। और जीके सीए सर एक ऐसा पोर्शन है सर कि देखा जाए तो आज तक हम जब भी कट ऑफ वगैरह देखते हैं सर तो बहुत ज्यादा नहीं जाता। जैसे बाकी सर जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनमें काफी 15, 16, 20 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब कहा जाए इनडायरेक्टली कि ये जीए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेन चीज यहाँ पे बच्चे ये मतलब पूछना चाहते हैं कि अगर ज्यादातर बच्चों का ये है कि हम प्रीलिम्स एग्जाम दे दें और हम फिर उसके बाद देखेंगे पीडीएफ कैप्सूल्स या दुनिया भर की तमाम जो पीडीएफ आती रहती हैं वो बच्चों फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है उनके साथ कि सर जब हम पीडीएफ पढ़ते हैं एक तरह से शुरू करते हैं, दूसरी तरीके से बोलते चले जाते हैं, फिर एक तरह से शुरू करते हैं, दूसरे तरीके से बोलते चले जाते हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या इसका क्लासेस या जनरल अवेयरनेस या जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हम लोग लेते हैं क्या उसके जरिए हम लोग ओवरकम कर सकते हैं एज ए एस्पिरेंट के तौर पे? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली इसी बात पे आने वाला था वैसे, तो फिर भी जो है आपने काफी चीजें और जो है जोड़ दिया सर, अच्छा हुआ। इसमें क्या होता है सर कि मैं जैसे कहने वाला ये था कि काफी चीजें होती है सर। जैसे हम लोग कभी जो जनरल नॉलेज है सर, ये एक तरह का जनरल नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज ही है। नॉलेज क्या होता है कि हमें सारी चीजों से हम क्या हो जाते हैं सर, परिचय हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं कि नहीं ठीक है वो प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उसके बाद वहां पे इन्होंने ये वाला स्कीम लगाया था। तो अगर हम इन सब चीजों को पहले से ही तैयारी करते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो लास्ट में जाकर के सर हमें एक्स्ट्रा वोट लगाने की नहीं होती है। बट हम क्या करते हैं कि लास्ट में जाकर के हम कैप्सूल्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ याद करते हैं। याद करना, विजुअलाइज करना काफी अलग होता है सर। तो इस वजह से जो है मैं ये कहूंगा कि पहले से ही जो है जीके सीए की तैयारी करती आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स जैसे मैं कहा मैथ्स रीजनिंग वगैरह हो गया, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में हम तैयारी करते हैं। बट सर जीके सीए का कौन सा एक्सटेंडेड वर्जन है? ये तो ओनली वो चीजें हैं जिनको हमें हर रोज सुनना होता है, हर रोज देखना होता है। हमें 1-2 घंटे तो पक्का इसमें देना चाहिए सर, जिससे क्या होगा कि ये फैमिलियर रहेंगे हम हर चीज से कि नहीं तब गए थे, हाँ मुझे याद है शायद अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी फलाने देश में गए थे। इस तरह की चीजें सर हमारे को विजुअलाइज होता रहता है। इस बार ग्रामीण बैंक में हम लोगों ने यही देखा था कि ग्रामीण बैंक आरआरबी क्लर्क का और आरआरबी पीओ का जब एग्जाम हुआ था तो बच्चे एकदम हतप्रभ रह गए थे, मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गए थे कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे थे। एग्जैक्टली उनका दोष नहीं है, एक्चुअली जो बताया जाता है पूरे इस इंडस्ट्रीज में और जो सर्कुलेट किया जाता है, मेरे ख्याल से वहां पे कहीं ना कहीं दोष होता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ ये बताया जाता है कि जनरल करंट अफेयर्स आप पढ़ लो। कई बच्चे क्या होते हैं कि वन लाइनर टाइप के हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं या फिर क्विज लगा लेते हैं, उसके बाद वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका कहीं ना कहीं दिक्कत आना शुरू हो जाता है, माइनस मार्किंग भी चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, जब आपको प्रॉपर तरीके से आप मेरे से सजेशन लेते थे और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेते थे, तो मैं आपको अक्सर बताता चलता था कि सर आप यहाँ से ऐसे पढ़ते चलो, आप मेरी क्लासेस देखते चलो, सारी चीजें डेप्थ वाइज चल रही हैं। बैंकिंग और बैंकिंग करंट वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही चीज इस साल रिपीट हुआ। जो करंट अफेयर्स का पार्ट बच्चे 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का पढ़ के जा रहे थे, इस बार कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन लगभग 11वें महीने के करंट अफेयर्स से पूछा गया था, और कुछ ऐसे जनरल नॉलेज आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आ गए थे। बच्चे एकदम कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे कहीं ना कहीं बच्चे तो कंफ्यूज होते ही है कि यार अब हम क्या पढ़ें। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटे से लाइन में बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैप्सूलों को फॉलो करना चाहिए, पीडीएफ फॉलो करना चाहिए, या फिर सरसरी निगाहों से क्विज देते रहो, वो करते रहना चाहिए, या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते रहो, वो करना चाहिए, या फिर आप प्रॉपरली करंट अफेयर्स को फॉलो करो, ये करना चाहिए? सर मैं सीधा यही कहूंगा सर कि प्रॉपरली जो है करंट अफेयर्स को हमें फॉलो करना रहता है। क्योंकि सर मैंने एक चीज तो देखी है सर कि या फिर जिसने भी एग्जाम अटेम्प्ट करी है सर, सबको पता है कि जैसे क्वेश्चन का लेवल है। एक बार बीच में आया था कि इसका नीरज चोपड़ा वाला सर, नीरज चोपड़ा का जो है सारी चीजें बता दी सर, जो जेवलिन है सर उसका सब कुछ बता दिया,
जो हम याद करके जाते हैं सर, बट Exactly. वहां पे ये पूछा गया कि उसका भार कितना था, वेट कितनी थी उसकी। तो सर Exactly. सारी चीजें जो हम पढ़ के जा रहे हैं वो सारी चीजें उसने ऑलरेडी बता दिया, और वो जो चीजें हमने सोचा कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, वही चीजें पूछ लिया हमने। तो ऐसे ही होता है सर, आजकल जो है जो स्तर है सर एक्चुअली जनरल नॉलेज का, वो बिल्कुल अलग हो गया। उसके साथ साथ यदि हम देखते हैं सर बैंकिंग अवेयरनेस की, सर बैंकिंग अवेयरनेस सर मैंने आपसे करी थी। बैंकिंग अवेयरनेस का मुझे आज भी याद है सर कि 12 या 7 मार्क्स का समथिंग आया था सर, मेरे ख्याल से सर मैंने एक भी नहीं छोड़ा था, मैंने सारे कर लिए थे और अच्छा रिजल्ट भी आया था मेरा वैसे देखा जाए तो। और उसके बाद जो जनरल नॉलेज वगैरह सर, वो तो जैसे मैंने कहा कि मैं शुरू के पहले दिन से ही जो है मैंने जनरल नॉलेज की भी तैयारी साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि अल्टीमेटली सर हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए सर, हमें प्रीलिम्स और मेंस नहीं देखना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए जो काम करना रहता है वो ये है कि आप पहले दिन से ही पूरी तैयारी करें सिलेक्शन की, ना कि आप उसको बांट ले कि नहीं ठीक है मैं प्रीलिम्स कर लूँ, इस बार प्रीलिम्स कर लूंगा, अगली बार प्रीलिम्स कर लूंगा। ये तो अगर हम देखते हैं तो आज के डेट में काफी सारे यूट्यूब में भी हमारे बहुत सारे कंटेंट्स आते रहते हैं कि हाँ आपने अगर करना है तो कुछ ऊंचा सोचो। बात सही है, अगर हम ऊंचाई नहीं सोच रहे, अगर हम अल्टीमेट चीज को ही नहीं सोच रहे तो हम कैसे पहुंचेंगे सर, वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें प्रीलिम्स की ओनली तैयारी नहीं करनी है सर, हमें सिलेक्शन की तैयारी करनी है। तो उसको विजुअलाइज करना है कि भैया मैं तो बस यहाँ पहुंच गया हूँ। ये एक सर एक मेंटल जो है आपको एक सपोर्ट मिलता है सर इससे, और काफी सर इससे स्ट्रेंथ भी मिलता है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये करना चाहिए सर, मैं समझता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन आपके, एक सबसे बहुत और सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब बच्चे बैंक में जाते हैं वो प्रेशर्स देते हैं, देखते हैं कि यार ये एस्पिरेंट आया है, नया लड़का आया है, नई लड़की आई है, वहां बैंक में काम कर रहे हैं, बड़े प्रेशर्स में काम कर रहे होते, तो ऐसे उनका मन या साइकोलॉजी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, बैंक की प्रिपरेशंस नहीं करते हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं कि बैंक का माहौल कैसा रहता है, क्योंकि आप बैंक में इस समय काम करते हैं, और बैंक का माहौल कैसा रहता है, वो हेल्दी रहता है, वर्किंग प्रेशर्स रहता है, पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, या फिर एक ये भी ऑप्शंस होता है यार कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो कम से कम ये तो मिल रहा है, इसकी तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 6 महीने के अंदर एटलीस्ट मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी के विभाग की तरह नहीं होगा कि हम 1 साल तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल में एग्जाम दे रहे हैं, 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, ऐसी चीजें बैंक में तो नहीं होती हैं। वो 6 महीने के अंदर सारी चीजें पूरी कर लेता है, प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, और एट लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनको एक सीट भी दे दी जाती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों को क्या देखना चाहिए कि पहले मेरे पास जॉब नहीं है, वो जॉब ले ले। दूसरा कि यार पब्लिक डीलिंग ज्यादा हो रही है, वर्किंग प्रेशर हो रहा है, वो देख के हम बैंक में जाएंगे नहीं। तीसरा कि आगे का जो फ्यूचर या कैरियर, या फिर जो बच्चे ब्राइट फ्यूचर की बात करते हैं, या बैंक का जो कैरियर होता है वो बहुत लंबा कैरियर भी बन जाएगा, तो उसको सोचते हैं कि 4 साल 5 साल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्विच कर जाएंगे। तो तीनों में से आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर है? सर इसका एक्चुअली देखा जाए तो हम एक परफेक्ट क्वेश्चन आंसर दे नहीं सकते सर, इसका इसलिए नहीं दे सकते हैं, हाँ इसका सर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग सर सोच रहता है। बट अगर मैं अपनी बात करूं या विशेषकर एक सर्विसमैन लोगों की हम बात करें सर, तो वो ये होता है कि जैसे प्रेशर की बात अगर कोई करता है तो हम इस तरह के प्रेशर को झेल के आ रहे होते हैं सर कि हमारे लिए यहाँ पे प्रेशर महसूस ही नहीं होता सर, हमें लगता है यार ठीक है बहुत मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्स सर्विसमैन के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूंगा सर कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है सर, जीवन में अगर जो फ्रेशर है सर, ये बच्चे भी वो कहीं बाहर निकल के देखे ना सर, कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाए सर, तो इनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, मेरे ख्याल से वहां से तो सर काफी प्रेशर कम है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है सर कि बैंकिंग अगर कोई ज्वाइन करता है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा सर एक कम समय के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी बात यह है सर कि जिस तरह से कम समय में सिलेक्शन होता है उसी तरह से कम समय में आपका जो कैरियर ग्रोथ है सर वो भी काफी हो जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए अगर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं सर तो उतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होते जितनी की मतलब बैंकिंग सेक्टर में होता है सर। आप 7 to 10 इयर्स के अंदर एक सीनियर जो है लेवल पे आप पहुंच सकते हैं, वेयरएज
आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते तो 7 to 8 ईयर्स में आई थिंक आप एलिजिबल ही नहीं होते, काफी डिपार्टमेंट्स में ऐसे होते हैं सर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। दूसरी बात ये प्रेशर झेलना नहीं झेलना सर, ये पूरा जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल के ऊपर सर वो करता है, अपना निर्भर करता है। दूसरी बात कि अगर हमें सर कुछ बड़ा करना है तो जितने बड़े हैं सर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत है सर, जितने बड़े लेवल पे जाएंगे, जितने बड़े पद पर जाएंगे, उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये प्रकृति का भी नियम है, जॉब का भी नियम है। किसी भी सेक्टर्स में आप जाएं, जितने बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक कारण हो जाती है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए किसी को ये जो है ये नहीं रखना है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। देखिए प्रेशर ज्यादा है नहीं। दूसरी बात सर मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, वैसे फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते करते भी मैं फाइनेंस की तरफ धीरे धीरे जैसे अपना कदम रख रहा हूँ सर, कि सिर्फ मैं यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ सर कि मैं सिर्फ यहाँ पर नौकरी नहीं करता सर, साथ में जैसे नॉलेज एक्वायर करने की भी एक वो रखी है कि नहीं ठीक है, नॉलेज भी एक्वायर करना, सिर्फ नौकरी नहीं करनी है। बीच बीच में मुझसे कंसल्ट भी करते रहते हैं कि सर CIIB की प्रिपरेशंस के लिए इसके लिए क्या किया जाए, और कैप के लिए, CIIB के लिए प्रिपरेशंस के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग आपको कंसल्ट देते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सर, और आप ही के सर मार्गदर्शन से सर JIB तो मेरा वैसे खत्म हो गया सर, अभी मैं फिलहाल CIB की तैयारी कर रहा हूँ सर, और CIB के बाद भी कुछ एक मेरे प्लान है सर, आपसे जरूर जो है मैं कांटेक्ट में रहूंगा और कंसल्टेशन बिल्कुल लूंगा सर मैं। तो सर क्या होता है कि आज की डेट में सर एक बात है मैं इसको बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा सर, कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका जो वहां का स्किल होगा सर, मतलब फाइनेंस को छोड़ के या जहां कभी स्किल की बात आएगी सर, उसको छोड़ करके बाकी हर जगह सर आप सिर्फ नौकरी करते हैं, बट आपके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं आती है सर, कोई स्किल डेवलप नहीं होता। बट ये एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में या तो फिर किसी भी तरह का जो है उसमें आते हैं, स्किल डेवलपमेंट के आते हैं, तो सर मैं ये समझता हूँ कि भविष्य में भी आप रिटायर नहीं होंगे सर, और रिटायर नहीं होना ही सबसे बड़ी बात होती है सर। एग्जैक्टली कैरियर पर्सपेक्टिव आपकी बहुत अच्छी सर वो हो जाएगी, बट आपको सर मेहनत करने की जरूरत है। तो सभी बच्चों के लिए ये मैं ऐड करना चाह रहा था बस। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्स सर्विस मैन को आप क्या इस वक्त सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो वीडियो है वो ज्यादातर मेरा मकसद ही यही था कि एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे मगर प्रोस्पेक्ट रखा जाए, क्योंकि एक्स सर्विस मैन बहुत ज्यादा गफलत में है, इधर उधर बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक तो होता है ना कि एक तो रिटायरमेंट या VRS लेके आते हैं, उसके बाद सीधे तैयारी किताब पकड़ा दी जाए, प्रैक्टिस करा दी जाए, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप ज्यादा अच्छे तरीके से उनके साइकोलॉजी को पकड़ सकते हैं। उनके लिए छोटे शब्दों में या छोटे वाक्यों में आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके की किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी? हाँ बिल्कुल, जल्दी से जल्दी हो सकता है सर। उसके लिए उस विषय में भी सर मैंने भी काफी चीजें सोची है सर। जैसे कुछ एक मेरे साथी है वो भी कभी कभार हमसे बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब नौकरी में होते हैं तभी आप लास्ट जब आप निकलने वाले होते हैं, फौज छोड़ने वाले होते हैं, तो 1-1.5 साल पहले से आप अपनी जो है सबसे पहले तो आप अपना जो माइंडसेट है उसको बनाना स्टार्ट करें। माइंडसेट बनाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा किताबें उठाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट होता रहेगा इधर। जैसे शिफ्ट हो जाएगा तो आप जब रिटायर होके आते हैं 1-1.5 साल या 2 साल बैठिए आप घर में, पूरी तैयारी करें, बाकी दूसरा कुछ भी ना सोचिए आप, और तैयारी जो है किसी एक चैनल को पकड़े जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हाँ ठीक है मुझे ये चैनल पकड़ना चाहिए, चैनल पकड़िए, उसके हिसाब से पढ़ते रहिए गाइडेंस में, और पढ़ते पढ़ते आप, लेकिन एक बात ये है कि साथ साथ जितने भी एग्जाम्स आते हैं, कोई भी अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया आपको जरूर अप्लाई करना है। अप्लाई करके जितने भी एग्जाम्स आएंगे सब दीजिए, आप छोटा हो बड़ा हो कोई भी एग्जाम हो आप देते रहिए। उससे क्या होगा कि जो एग्जाम फोबिया होता है वो पहली बात निकल जाता है। और जैसे हम मॉक टेस्ट करते हैं, घर में बैठ कर मॉक टेस्ट करना और जो है प्रैक्टिकली जाकर के एग्जाम देना, काफी जो है उसमें भी डिफरेंस होता है, तो उससे काफी आपको फायदा मिल जाएगा। और जब इस तरह से आप लग जाएंगे, बाकी सब चीजों को छोड़ के आप बिल्कुल कर सकते हैं 1-2 साल के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट आपको लगे तो रहना पड़ेगा। ये एक बहुत ओवरऑल जब मैं प्रिपरेशंस कर रहा था तो प्रिपरेशंस के दौरान मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला बनाया था,
और वो फॉर्मूला मेरे पर बहुत अप्लाई हुआ और वो क्रैक भी हुआ, मैंने एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। ये मैथ्स, रीजनिंग और सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने बनाया था कि प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी कीजिए और साथ ही साथ रिवीजन कीजिए। ये तीनों ही पार्ट आ गया इक्वल टू सिलेक्शन 100% होने वाला है। और ये कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ जनवरी आ रहा है सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंसिस्टेंसी। जैसे सर मैं इस पे और दो चीजें जोड़ूंगा सर। कंसिस्टेंसी की जैसे हमने बात करी सर, और साथ में पक्का सिलेक्शन। सर हमने जब तैयारी करी तो हमारे सर्कल में बहुत सारे एक्स सर्विसमैन मित्र हमारे थे सर, तो सबने भी अलग अलग हमने लिया है। जैसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो लग गया है। बट मैं यही कहूंगा कि जितने लोगों ने उस टाइम पे सर तैयारी करी अपने एफर्ट के हिसाब से और अपनी मेहनत के हिसाब से सर, सब कहीं ना कहीं जरूर जो है सर वो सेट हो गए हैं। सबकी नौकरी लगी, कोई एक आध छूट गया है तो वो अलग बात है, अदरवाइज मेरे हिसाब से सब के सब लगे। इसका मतलब ये है कि सर जो भी लगा रहेगा उसका पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन तय है। दूसरा कंसिस्टेंसी की जैसे बात करी सर कि ये जो 1-1.5 साल जैसे मैंने कहा कि इसको सर जो गाइडेंस है सर, उसके साथ साथ आपको होली दिवाली ये सब नहीं मनाना है। हमने ये सब मनता रहेगा आफ्टर सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन भर भी मनाया फिर आफ्टर सिलेक्शन भी मना लेंगे। बट 1-1.5 साल हमें ये सब से थोड़ा सा दूर रहना है, दोस्ती ये वो सबसे दूर रहना है। यूँ समझ लीजिए कि ये तपस्या करनी है सर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। लगे रहना है, लगे बिल्कुल रहना सर। तो उम्मीद है आज के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपको देखकर कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, उनको ये अच्छा हल्का महसूस हो रहा होगा कि यार बहुत ही जनरल ही है, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से आकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होती है? कंसिस्टेंसी, एक ईमानदारी, अपने अंदर ईमानदारी तरीके से तैयारी करना और चीजों को फॉलो करना, हर एक सब्जेक्ट को बराबर वरीयता देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे ज्यादा अच्छी बात आज हमको ये लगी कि आपने ये बताया कि सर जो दुनिया भर के पीडीएफ, कैप्सूल्स, ये सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं, वो तो है ही, क्योंकि उनका वो काम है, उन्होंने इतना ज्यादा बल्क में दे दिया है, तो किताबें भी दुनिया भर की रखी हुई हैं। तो फिर टीचर का या फिर मेंटर का काम क्या है? मेंटर का काम क्या है कि जो किताबें होती हैं उस किताबों से भी एक ज्ञान के सोर्स को निकालो और बच्चे को वहां पे रिप्रेजेंट करो और बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना पड़ेगा, टीचर को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो मेंटर आपको ट्रू गाइडेंस दे रहे हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। अंधे दौड़ में नहीं दौड़ना है, क्योंकि अंधे दौड़ में सिर्फ और सिर्फ भेड़ जाते हैं, अकेले तो शेर चलते हैं। तो अपने आप को शेर और शेरनी बना के चलोगे तो 100% सिलेक्शन होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। तो उम्मीद है कि संजय जी से आज बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू हुए हैं। एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक एज रिलैक्सेशंस, क्वालिफिकेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट वीआरएस, रिटायरमेंट और जो पर्क्स बेनिफिट्स होते हैं, इसके रिगार्डिंग आज हम लोगों ने चर्चा की। सर एक जोड़नी है मुझे कि जैसे क्वालिफिकेशन की बात करी सर, तो एक्स सर्विसमैन का विशेषकर सर एक चीज होता है जी कि बहुत सारे लोग होते हैं सर कि जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं एकदम बाहर से जो है, बट कुछ एक होते हैं जो सर ग्रेजुएशन उनका पूरा नहीं होता है। तो अगर किसी का ग्रेजुएशन पूरा नहीं भी हुआ सर, तब भी वो जो है एलिजिबल है बैंकिंग जॉब के लिए। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि हमें सर एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है डिफेंस छोड़ते टाइम। वो जो सर्टिफिकेट है सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब मतलब मुझे लगता है कि पूरे इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन अभी आप बता रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं भी है तो भी एक्स सर्विसमैन एलिजिबल है। बिल्कुल एलिजिबल है। हाँ, वो एलिजिबिलिटी सर क्या निर्धारित जो अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है सर डिफेंस छोड़ते टाइम, सर वही चीज जो है इक्विवेलेंट है ऑफ ग्रेजुएशन सर।
तो Okay. कोई अगर इसमें अगर ग्रेजुएशन नहीं भी करी है तो वो भी सर बैंकिंग की तैयारी कर सकता है। अगर वो सोचता है कि नहीं ठीक है मैं कर सकता हूँ तो उसे बिल्कुल करनी चाहिए। नॉट ओनली बैंकिंग सर, आप कहीं भी जहाँ कर कहीं भी ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सेप्ट कुछ एक स्पेसिफिक जगह है सर, वहां छोड़ करके स्पेसिफिक Okay. जहां पर पूछा जाता है कि या ये क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको छोड़ करके जहां कर भी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेजुएशन समथिंग पूछा जाए वहां पर ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है सर। तो इसलिए हर एक जो एक्स सर्विसमैन है जो भी चाहता है कि नहीं ठीक है मैं तैयारी करूं विदाउट ग्रेजुएशन किए हुए भी सर, वो इस ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है सर। ओके, कितनी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आज हम लोगों ने चर्चा की। तो आज थैंक यू संजय सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समय निकाला। एक रिस्पेक्ट भी रहता है हम लोगों के आपके प्रति, क्योंकि हम लोगों की उम्र में ही है आप, और एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कहते हैं कि मेंटालिटी और मैच्योरिटी दोनों मैच करती है हम दो लोगों की। और मेरा भी काफी तमन्ना रहता है, मेरी भी मन रहती है कि एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत बराबर बराबर की बनी हुई है। अब दिमाग में ये तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, कि भाई वो हमारे वैकेंसीज को वो कर रहे हैं या फिर रिजर्व लिस्ट में। तो ये सारी चीजें एकदम दरकिनार करके बराबर बराबर से मेहनत करनी है। वो अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जाम एक है, सबके लिए बराबर मौके मिले हुए हैं, अब आपको क्वालिफाई करना है। तो थैंक यू संजय सर, उम्मीद है आज आप लोग को भी काफी अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है कि क्योंकि जब हम लोग मिलते हैं या बात करते हैं तो काफी एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशंस होना चाहिए, अदरवाइज एक बीच में हर्डल्स आ जाती हैं। बच्चे खुल के अपनी बात को टीचर से कह सकें, यही एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप प्योर होता है, ये परे होता है, पवित्र होता है। और जब एक स्टूडेंट भले ही हमारे से ज्यादा उम्र का हो और हम छोटे उम्र के हों, और जब वो मतलब झुक कर क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारा दिल गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है कि सारे बंधन खत्म हो गए, बस इनको जितना भी चीज अपनी तरफ से देना हो वो दे दो। तो थैंक यू संजय जी जुड़ने के लिए। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे ऐड करते हैं। देखिए आज हम लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी बात की है संजय सर के साथ। एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग कितना ट्रबल, कितना संघर्ष देखना पड़ता है इन लोगों को, कि भाई इतने दिन तक इन्होंने मिलिट्री की जॉब की है, आर्मी में जॉब की है, इंडियन एयरफोर्स में जॉब की है, नेवल में जॉब की है, उसके बाद किताबें उठाकर पढ़ना। और आप लोग तो कंसिस्टेंटली जो है तैयारी में हो, उसके बाद आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, तो हमको इनसे सीखने की जरूरत है। आज मेरा मकसद यही था ये इंटरव्यू कराने का, क्योंकि एक्स सर्विसमैन हम लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं कि जब वो इतने साल पढ़ाई छोड़ने के बाद भी तैयारी करते हैं और बैंक में बैठ जाते हैं, तो हम लोग जो एज अ फ्रेशर्स हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन है वो खुद अपने एक्स सर्विसमैन भाई वाले को देखो कि वो कैसे बैठ जा रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो एक मेंटल स्टेटस, एक मेंटल स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तब जाके इतना कंसिस्टेंसी ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको शेयर कर दो, क्योंकि ये इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है पूरे प्लेटफॉर्म पे आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आप पूरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ढूंढते रह जाओगे कि एक्स सर्विसमैन में कितनी बेनिफिट्स मिलती है, कितनी क्वालिफिकेशंस होती है, कितने पर्क्स मिल रहे हैं। इस सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस इंटरव्यू में देखने को मिला है। तो थैंक यू संजय सर। आज के सेशन को फिर आप लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।